हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का, बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी का कैपिटल बजटिंग कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फर्स्ट हमारा इंक्लूड होता है प्रोजेक्ट जनरेशन। जनरेटिंग द प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या होना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को जनरेट करना होगा, ये सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आप कोई भी कैपिटल बजटिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ही नहीं है तो आपको कैसे पता होगा आपको किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, क्या प्रॉफिटेबल है और क्या रिस्की है। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है वो इन सब कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, आता है। प्रपोजल टू ऐड न्यू प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, आप किस चीज़ का प्रपोजल दे रहे हो, आप प्रपोजल दे रहे हो कि आपको अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, आप आज तक जो भी प्रोडक्ट से डील कर रहे होगे आपको उस प्रोडक्ट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, पहला प्रपोजल तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है प्रपोजल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरा प्रपोजल हो सकता है कि आप अभी अगर 1000 पीसेस बना रहे हो तो क्या हो रहा है, दूसरा प्रपोजल आ सकता है कि आपको 2000 पीसेस बनाने हैं। ठीक है, आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, जितना आप प्रेजेंट आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे आपको अपना कैपेसिटी बढ़ाना है। प्रपोजल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विदाउट अल्टरिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप, तीसरा क्या हो सकता है कि आपको आपके जो आउटपुट है, ठीक है, अगर आप ये एक पेन बना रहे हो, उस पेन का आपका कॉस्ट 5 रुपये आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस पेन को अब 4 रुपये में बनाना है। ठीक है, और इस ऑपरेशन आपको सामान में या रॉ मटेरियल्स में या आपको फंड्स ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, उतनी ही सेम चीज़ में ये आपको टास्क दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, उसके कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, आपके आउटपुट के कॉस्ट को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स कंपेनिंग ट्रेड फेयर्स पीपल इन द इंडस्ट्रीज एंड डी इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स विल ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ इनोवेशंस ऑन कैपिटल एसेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कंपेनिंग करना, ट्रेड फेयर्स करना, कॉन्फ्रेंस करना, सेमिनार्स करना, ये सब में हमें बहुत अलग अलग तरीके के कैपिटल एसेट्स के ऑफर्स या इन्वेस्टमेंट के इनोवेशंस के हमें प्रपोजल्स मिलते हैं। इसमें हमें ऑफर होता है वाइड वैरायटी में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट समझ में आया प्रोजेक्ट जनरेशन में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। ठीक है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। वो 2 स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है एस्टिमेशन ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट। सबसे पहले आप क्या चीज़ें इवेल्युएट करोगे कि उसका बेनिफिट क्या हो रहा है और उसके में कॉस्ट कितना आ रहा है। द बेनिफिट एंड द कॉस्ट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैश फ्लो। और इन दोनों ही चीज़ को आप किस में मेजर करोगे, कैश के फॉर्म में मेजर करोगे। ठीक है, द एस्टिमेशन ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज मेनली डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टिनिटीज। ठीक है, आप इस बात पे एस्टिमेट लगाओगे कि कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा अगर कोई फ्यूचर में अनसर्टिनिटी आ गई तो। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो तो हर तरीके से ना करोगे कि अगर कभी अनसर्टिनिटी हो गई तो कितना इनफ्लो रहेगा कैश का, कितना आउटफ्लो रहेगा। ठीक है, हर चीज़ों का आप इवेल्युएट करोगे। The risk associated with each project must be carefully analyzed and sufficient provision must be made for covering the different type of risk. ठीक है,
जितने भी रिस्क उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क होंगे, जितने भी तरीके के रिस्क आ सकते हैं, आप उसको केयरफुली एनालाइज करोगे और उसके लिए आप क्या करोगे, सफिशिएंट प्रोविज़न बनाओगे, ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, ठीक है। उस रिस्क को कवर करने के लिए अलग अलग टाइप के, जैसे फायर से हो गया, थेफ्ट से हो गया, आप हर तरीके के रिस्क के लिए आप क्या करोगे, एक सफिशिएंट तरीका बनाओगे जिससे वो रिस्क क्या हो सके, कवर हो सके। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया टू जज द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा है आपको सही तरीका यूज़ करना है, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हो उसको जज करने के लिए प्रोजेक्ट को, ठीक है। आपको एक सही क्राइटेरिया लेना होगा जिससे आप क्या कर सको, प्रोजेक्ट की डिज़ायरेबिलिटी चेक कर सको, ठीक है, कि वो कितना डिज़ायर है। It must be consistent with the firm objective of maximizing its market value, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि क्या कर सके, फर्म के ऑब्जेक्टिव को बढ़ा सके। जैसे कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाना, तो वो उसके साथ क्या कर सके, compete कर सके, मैच कर सके। The technique of time value of money may come as a handy tool in evaluation such proposal, ठीक है। इसमें किस तरीके का टूल यूज़ करता है, मेनली में किस तरीके की टेक्निक यूज़ होती है, मनी, वैल्यू ऑफ मनी आप हमेशा देखते हो, और ये एक एज अ हैंडी टूल माना जाता है जिसको हर कोई यूज़ करता है इस टाइप के प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। मतलब इजी तरीका माना जाता है कि आप मनी के टर्म्स में हर कुछ को इवेल्युएट कर लो, किससे कितना प्रॉफिट है, किससे कितना लॉस है, ठीक है, किसमें कितना रिस्क है, कितने पैसे का रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क है, तो इसी को एक हैंडी टूल माना जाता है, मतलब इजी तरीका माना जाता है इस टाइप के प्रपोजल्स को क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड प्रोजेक्ट इवेल्युएशन क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन देखा ना, तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्या तरीका होता है, नो स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स कैन बी लेड डाउन फ्रॉम अप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है। कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका नहीं बताया गया, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड तरीका है, हर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चेक कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है तो इसी तरीके से करेगा, नहीं, कोई भी एक स्टैंडर्ड तरीका, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है इसका। द स्क्रीनिंग एंड सेलेक्शन प्रोसीजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फर्म टू फर्म, ठीक है। उसको इवेल्युएट करने का और उसको सेलेक्ट करने का हर फर्म का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है कि आप इसी तरीके से चेक करोगे। फर्म अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको इवेल्युएट कर सकता है, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। वंस द प्रपोजल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फाइनलाइज्ड, एक बार अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है, कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका खर्च आ रहा है, उसको आप फाइनल कर लेते हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू एक्सप्लोर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग द फंड, ठीक है। तो ये फिर फाइनेंस मैनेजर का वर्क हो जाता है कि वो हर तरीके को एनालाइज करे, ठीक है, हर अल्टरनेटिव को देखे कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे इस बिज़नेस को फाइनेंस किया जा सकता है, जिससे इस बिज़नेस में फ़ंड लाया जा सकता है, ठीक है। ही हैज़ टू प्रिपेयर कैपिटल बजट, देन वो क्या करता है, कैपिटल बजट प्रिपेयर करता है। सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। वो हर वो तरीका यूज़ करता है जिससे क्या कर सके, वो फंड के कॉस्ट को कम कर सके, ठीक है, कम से कम वो फंड के कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेस कर सके। ही हैज़ टू प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट एंड मस्ट सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। वो हर टाइम क्या करता है, वो पीरियोडिकल रिपोर्ट बनाता है, और किसके परमिशन पे बनाता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनके परमिशन पे ही बनाता है, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बताया था। सिस्टमैटिक प्रोसीजर शुड बी डेवलप्ड
टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से क्या किया जाता है, हम टाइम टू टाइम उसके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को चेक करता है। वो जिस टाइम चल रहा होता है उस टाइम भी चेक करता है और उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद भी चेक करता है कि जो हमने टारगेट सेट किया था उस टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, द फॉलो अप comparison of actual performance with original estimates not only ensures better forecasting but also helps in sharpening the techniques for improving future forecast। ठीक है, फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है और आपने क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, उन दोनों में जब कंपैरिजन आप करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेटर फोरकास्टिंग ही नहीं, आपको ये यही नहीं बताता है, बल्कि आपको फ्यूचर में किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उस चीज़ों में चेंज करना है, इसका भी अच्छा नॉलेज देता है, ताकि आपको फ्यूचर में क्या हो और प्रॉफिट हो सके, या आपने कोई गड़बड़ी की है इस साल तो आप क्या करो, उसको सुधार सको। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।